नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल KVS ज्ञान पर। जैसा कि पहले 2 वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान के पार्ट 1 और पार्ट 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम भौतिक विज्ञान पार्ट 1 का यूनिट फर्स्ट और उसका चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट का नाम था स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं इसको। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये हमारी 8 मार्क्स की थी और इसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न कैसे होंगे ये आप पिछली वीडियो में जाके देख लेना। इसमें हमने बात की थी कि इसमें हमारे 2 चैप्टर आएंगे। 2 चैप्टर कौन कौन से होंगे? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर होगा विद्युत विभव एवं धारिता। तो हम इसमें चैप्टर 1 का अध्ययन शुरू करेंगे। तो पहले हम स्थिर वैद्युतिकी को समझ लेते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो जैसा कि देखो नाम से स्पष्ट है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये एक शब्द है इसमें स्थिर और दूसरा शब्द है इसमें वैद्युतिकी। तो स्थिर का मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जो गति ना करें। और वैद्युत की शब्द में जो शब्द है वो वैद्युत है। तो वैद्युत हमने 10th क्लास में पढ़ी है कि वैद्युत धारा किसकी वजह से आती है? आवेशों की वजह से। तो इसका मतलब स्थिर वैद्युत की 2 शब्दों का मिलान है, एक स्थिर और एक आवेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुण एवं इनसे संबंधित घटनाओं, बल क्षेत्र से मतलब है यहाँ पर विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, धारिता आदि का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्थिर वैद्युतिकी में हम केवल और केवल स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। अब स्थिर आवेशों के गुण हैं, उनसे संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं हमारी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आएगी। अब जनरल लाइफ में इसके एग्जाम्पल हमको किस तरह से देखने को मिलते हैं? तो जब हम घर्षण को समझ लेंगे तब वह एग्जाम्पल हमारे समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही है कि जैसे हमारे घर की टीवी स्क्रीन है या फिर कंप्यूटर है, उसकी स्क्रीन है, तो उसके पास में हम अपने हाथ को लेके जाएं या पेपर को लेके जाएं तो हमें ऐसा फील होगा कि जैसे टीवी की स्क्रीन है या फिर मॉनिटर की जो स्क्रीन है वो उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, इसका कारण हम आगे जानेंगे, लेकिन ये जो रीज़न है ये स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है कि हम जैसे शुष्क मौसम में हमने मान लो रेशमी कपड़े पहने हुए हैं, तो जब हम कपड़े पहनते हैं या कपड़े उतारते हैं तो हमारे शरीर के जो छोटे छोटे जो बाल हैं वो क्या करते हैं? उन कपड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी ऐसा लगता है जैसे चिंगारी उत्पन्न हुई हो। तो ये एग्जाम्पल भी किसके अंतर्गत आता है? स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो आकाश में बिजली चमकती है वो भी किसके अंतर्गत आता है? स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। तो इस तरह से ये तीनों इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद आगे बात करते हैं हम सबसे पहले विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि विद्युत आवेश की खोज कैसे हुई। तो इसकी खोज का श्रेय जाता है थेल्स नामक वैज्ञानिक थे थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे। ये ग्रीक देश के रहने वाले थे। तो ग्रीक देश में एक जगह है मिलेटस नामक, वहाँ पे ये रहते थे। तो ये कोई भौतिक विज्ञानी नहीं थे, गणितज्ञ थे एक, लेकिन ये बाल्टिक सागर के किनारे वहाँ एक विशेष प्रकार का वृक्ष पाया जाता है। उससे जैसे हम जनरली देखते हैं कि पेड़ों से गोंद निकलती है या थोड़ा थोड़ा चिकना चिकना पदार्थ निकलता है, ऐसे ही वहाँ उस विशेष प्रकार के वृक्ष से एक तरल पदार्थ निकलता था जिसको कहते हैं एम्बर। वो गोंद जैसा ही होता है, सूखने के बाद वापस कड़क हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि एम्बर को जब ऊन से या फर से रगड़ा जा रहा है, एम्बर को जब ऊन से या फर से हम रगड़ रहे हैं, फर या ऊन से जब रगड़ रहे हैं, तो एम्बर क्या कर रहा है कि अन्य जो हल्की हल्की वस्तुएं हैं जैसे घास के तिनके हुए या कागज़ के टुकड़े हुए, उनको क्या कर रहा है? अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब उस टाइम पे जो थेल्स हैं उन्हें पता नहीं था कि भाई ये आकर्षण क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे, ये उसको समझा भी नहीं पाए। लेकिन ये जो घटना घटित हुई, ये विद्युत आवेश की जो खोज हुई उसका एक महत्वपूर्ण परिणाम थी। ठीक है। इसके बाद थेल्स के बाद बहुत वैज्ञानिक हुए हैं, कोई गणितज्ञ हुआ है, कोई भौतिक विज्ञानी हुआ है, उन्होंने सबने इसके ऊपर रिसर्च की है। और उन सब रिसर्च में से जो रिज़ल्ट हमारे सामने आए हैं वो इससे मिलते जुलते थे। जैसे कि एक कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा ले लिया, तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो भी उनमें यही था कि कांच की छड़ को जब आप किसी कागज़ के टुकड़े के पास लेके जाओगे तो वो कागज़ के टुकड़े को क्या करेगी? अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसी तरह से एबोनाइट की छड़ को या प्लास्टिक की छड़ को
बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो जब एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद उनको भी हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े या छोटे छोटे घास के तिनकों के पास लेके जा रहे थे, तो वो भी अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ये रीज़न क्यों था? इसका मतलब वहाँ पे ये तो कह दिया गया कि भाई जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण वो जो दोनों वस्तुएं वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, यानी कि उन दोनों वस्तुओं के पास कोई ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सके। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में उन्हें भी नहीं पता था। इसके बाद फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें उन्होंने दोनों जैसे 2 छड़ ले ली कांच की और उनको रेशम के कपड़े से रगड़ा अलग अलग। छड़ नंबर 1 को रेशम के कपड़े से रगड़ा, फिर छड़ नंबर 2 को वापस रेशम के कपड़े से रगड़ा, और जब दोनों छड़ों को हम पास पास लाएं तो दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। इसी प्रकार छड़ एक जो कि हमने रेशम के कपड़े से रगड़ी है, उसको हमने एक एबोनाइट की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई थी उसके पास लेके गए, तो वो एबोनाइट की छड़ को आकर्षित कर रही थी। तो ये कारण समझ में नहीं आया कि ये क्यों होता है, इसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं था। लेकिन ये कह दिया गया कि वस्तुओं में जो ये आवेश उत्पन्न हो रहा है, ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? घर्षण के कारण। 2 वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है घर्षण। तो वस्तुओं में आवेश की जो उत्पत्ति हो रही है वो घर्षण के कारण हो रही है, अर्थात रगड़ने के कारण हुई है। इसलिए इस प्रभाव को क्या कहा गया? घर्षण विद्युत प्रभाव। तो सबसे पहले खोज हुई घर्षण विद्युत की, घर्षण विद्युत की। और इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो रगड़ने के कारण वे वस्तुएं आवेशित हो जाती है या विद्युत में हो जाती है। विद्युत में का मतलब होता है कि उनमें विद्युत के गुण आ जाते हैं, तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ हम घर्षण विद्युत को परिभाषित कर सकते हैं। तो सीधी सी परिभाषा है घर्षण विद्युत की कि भाई 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं और रगड़ने के कारण यदि उनमें विद्युतीय गुण आ रहे हैं, विद्युतीय गुण से मतलब है कि किसी दूसरी वस्तु को वो अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी? घर्षण विद्युत। तो इस तरह से ये हो गई घर्षण विद्युत की परिभाषा। आगे चलते हैं। हमने बात की थी अभी शुरू में कि जो थेल्स नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने एम्बर नामक पदार्थ से इसकी खोज की थी। तो वापस वहीं पहुंच जाते हैं शुरू में। तो एम्बर जो पदार्थ है उसको ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ग्रीक भाषा में उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई उसको लैटिन भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है। तो इसी शब्द के आधार पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जन्म हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है विद्युत की। तो इस तरह से वैद्युत का जन्म हुआ है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम आवेश की ओर। अब आवेश की खोज के बारे में पता चल गया। इसको ग्रीक देश के जो निवासी से थेल्स उन्होंने खोजा है। इसके बाद इसको परिभाषित कैसे करें? अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आवेश किसी वस्तु का एक गुण है। जैसे अभी हमने कहा कांच की छड़ है या रेशम का कपड़ा है, तो उनमें ये गुण है। तो किसी वस्तु का एक गुण है, तो इसकी कोई पर्टिकुलर परिभाषा तो नहीं दी जा सकती, लेकिन आवेश की जो परिघटनाएं हैं, आवेश जिन गुणों को प्रदर्शित करता है, उसके आधार पर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा यहाँ लिखी है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है या विद्युतमय हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। दूसरी परिभाषा है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। यानी कि जो आवेश है हमारा वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की है कि कब वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और कब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इसकी बात हम आगे करेंगे। पर मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब आवेश स्थिर होता है, जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है, गतिशील नहीं होता है, तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब हमारा आवेश गतिशील होता है तो वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन यदि आवेश हमारा गतिशील है और अपनी गति को लगातार बदल रहा है, यानी उसके वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें और निकलती हैं। तो इस तरह से यहाँ ये दूसरी परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्या हो गई कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह क्या उत्पन्न करे? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा? आवेश कहलाएगा। अगली परिभाषा पर चलते हैं। इसकी अगली परिभाषा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ अन्य पदार्थों से आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों हो रहे हैं, इसकी व्याख्या आवेश की खोज होने के बाद बहुत सालों बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की, और उन्होंने जो ये प्रयोग किए गए हैं इसके आधार पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है, उसको उन्होंने नाम दे दिया धनावेश, और दूसरे प्रकार को उन्होंने नाम दे दिया ऋणावेश। तो यहाँ पे जो
आवेशों का जो वर्गीकरण है, यानी आवेशों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, इसका श्रेय जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो प्रयोग हमने भी थोड़ी देर पहले किया था, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े वाला, उसको स्पष्ट कर दिया पूरी तरह। इन्होंने बताया कि कांच की छड़, इन्होंने ये कल्पना कर ली और ये कल्पना ही चली आ रही है कि कांच की छड़ पर तो क्या आता है, धनावेश, और रेशम के कपड़े पे क्या आता है, ऋणावेश। यानी कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो रगड़ने के फलस्वरूप कांच की छड़ में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पे चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की जो छड़ है वो तो धनावेशित हो जाती है एवं रेशम का जो कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है। रेशम के कपड़े से जब हमने कांच की छड़ को रगड़ा था तो वो कांच की छड़ एवोनाइट की छड़ को क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। इसका मतलब एवोनाइट की छड़ पर कांच की छड़ के विपरीत प्रकृति का आवेश होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि एवोनाइट या प्लास्टिक की छड़ पर आता है ऋणावेश, तो इस प्रकार से बिल्ली की खाल पर कौन सा आएगा, धनावेश। यानी कि एवोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो बिल्ली की खाल में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के, बिल्ली की खाल हो सकती है, ऊन हो सकती है, फर हो सकता है, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के एवोनाइट की छड़ में चले जाते हैं, जिसके कारण बिल्ली की खाल तो धनावेशित हो जाती है एवं एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार से यदि रगड़ी हुई कांच की छड़ को रगड़ी हुई एवोनाइट की छड़ के पास लेकर जाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि रगड़ी हुई कांच की छड़ को एक अन्य रगड़ी हुई कांच की छड़ के पास लेके जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित। तो यहाँ से पता चल गया कि भाई समान आवेश है, यदि प्लस और प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि एक प्लस है और एक माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। आवेश की परिभाषा हो गई, स्पष्टीकरण हो गया कि भाई प्रतिकर्षण कब होगा, आकर्षण कब होगा। अब आता है आवेश का मात्रक। तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, आवेश का मात्रक। तो आवेश का ऐसा ही जो मात्रक है वो कूलाम्ब होता है। कूलाम्ब को हम डिफाइन करते हैं एम्पियर इनटू सेकंड की फॉर्म में, यानी ऐसा ही मात्रक हो गया कूलाम्ब। इसका सीजीएस मात्रक है स्टेट कूलाम्ब, और इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। सीजीएस जो मात्रक है ये सबसे पुरानी पद्धति है, सीजीएस पद्धति, और क्योंकि जो आवेशों का वर्गीकरण है उसका श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, तो उसके सम्मान में जो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक था उसको नाम दे दिया गया फ्रैंकलिन। तो या तो हम फ्रैंकलिन कहें या हम स्टेट कूलाम्ब कहें, ये दोनों ही किसके मात्रक है, आवेश के मात्रक है। अब सीजीएस पद्धति में भी इसके 2 मात्रक आते हैं। जैसा कि हम कह रहे हैं सीजीएस पद्धति में आवेश के 2 मात्रक हैं, 2 तरह से लिखते हैं इसके मात्रकों को हम। पहला लिखते हैं हम स्थिर वैद्युत इकाई और दूसरा लिखते हैं हम स्थिर चुंबकीय इकाई। स्थिर वैद्युत इकाई को स्टेट कूलाम्ब कहा जाता है, और 1 कूलाम्ब बराबर 3 × 10⁹ ESU या 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम्ब होता है। जबकि स्थिर चुंबकीय इकाई में 1 कूलाम्ब बराबर, स्थिर चुंबकीय इकाई को यदि कूलाम्ब के रूप में लिखें तो 1 कूलाम्ब बराबर होता है 1/10 EMU या 1/10 एफ कूलाम्ब। अब ESU और EMU में क्या संबंध है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो 10 है इसको, इस वाले 10 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 कूलाम्ब बराबर 1 EMU आ गया हमारे पास। और अभी हमने ऊपर पढ़ा है 1 कूलाम्ब बराबर था हमारे पास 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम्ब, तो ये हो गया 10 कूलाम्ब बराबर 3 × 10⁻10 स्टेट कूलाम्ब। तो यहाँ से हमारे पास संबंध निकल के आ गया 1 EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU, यानी कि 1 EMU बटे 1 ESU बराबर हो गया 3 × 10⁻10, और ये होता है हमारा प्रकाश वेग का सीजीएस पद्धति में मान। तो इस तरह से ESU और EMU ये दोनों ही कौन से मात्रक है, इसके सीजीएस मात्रक है। अब आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है फैराडे। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है फैराडे, और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम्ब। तो इस तरह से ये आवेश के मात्रक हो गए। इसके अलावा भी अन्य कई मात्रक है जो काम में लिए जाते हैं, जैसे माइक्रो कूलाम्ब है, ये भी आवेश का ही मात्रक है। तो माइक्रो को हम 10⁻⁻6 से डिनोट करते हैं, तो 1 माइक्रो कूलाम्ब बराबर हो गया 10⁻⁻6 कूलाम्ब। इसके अलावा दूसरा है नैनो कूलाम्ब, तो 1 नैनो कूलाम्ब बराबर हो गया 10⁻⁻9 कूलाम्ब। एक है पिको कूलाम्ब, तो 1 पिको में कितने होते हैं 10⁻12, तो 1 पिको कूलाम्ब बराबर हो गया 10⁻12 कूलाम्ब। तो इस तरह से ये आवेश के मात्रक हो गए। मात्रक हमने पढ़ लिए हैं, अब हम आगे इसके गुणधर्म पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आवेश हमारी सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो आवेश की कोई दिशा नहीं होती, वो किसी भी दिशा में मूव कर सकता है, इसलिए आवेश को क्या माना गया है, एक अदिश राशि है। अब चूंकि अभी हमने मात्रक में देखा था, मात्रक में देखो हमने देखा था कि कूलाम्ब को हमने लिखा था एम्पियर इनटू सेकंड, इसका मतलब विद्युत धारा से उत्पन्न हुई है ये, इसलिए इसे क्या माना गया है, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि माना गया है। इसलिए हमने इसको लिखा था कूलाम्ब बराबर एम्पियर इनटू सेकंड। तो इसका जो विमीय सूत्र है वो क्या हो जाएगा, A1T1, क्योंकि एम्पियर का जो विमीय सूत्र है वो क्या लिखते हैं हम A1, और सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का होता है T1। तो
तो A1 और T1, इस तरह से आवेश का विमीय सूत्र क्या हो गया, A1 T1। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आवेश के गुणधर्म और उससे आवेशन की विधियाँ इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय।